जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन से हमारा मीनिंग है टू एक्सट्रैक्ट आउट मेटल फ्रॉम द ओर। देखिए दो डेफिनेशन आती हैं, मिनरल एंड ओर। मिनरल का मीनिंग है मेटल जिस कंपाउंड में हमारी नेचर में एग्जिस्ट करता है, अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है, उसे मिनरल कहते हैं। जैसे NaCl, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में भी नेचर में मिलता है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में भी मिलता है। तो वो कंपाउंड जिसमें मेटल हमारी नेचर में एग्जिस्ट करता है उसे मिनरल कहते हैं। ये बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और जिस मिनरल में से मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सके, मेटल को बाहर निकाला जा सके, उसे हम ओर कहते हैं। तो ओर का मीनिंग हुआ मिनरल फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल प्रॉफिटेबली। जब हम जमीन में से मिनरल निकालते हैं, ओर निकालते हैं, वो बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में, मिट्टी की फॉर्म में इस तरह से बने होते हैं और उनके साथ बहुत सारी इंप्योरिटी भी कनेक्ट होती हैं। ऐसी इंप्योरिटी जो ओर के साथ कनेक्ट होती हैं उसे गैंग और मैट्रिक्स के नाम से पहचाना जाता है। तो शुरुआत की ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आए, मिनरल, ओर, गैंग और मैट्रिक्स, ये आपको अच्छे से याद हो। मेटलर्जी का मीनिंग है वो स्टेप्स जिसके जरिए हम ओर में से मेटल को बाहर निकालते हैं, ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, उस फिनोमिना को मेटलर्जी कहा जाता है। इस लेक्चर के अंदर हम यही सीखेंगे कि ओर में से मेटल को बाहर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है जिसे कंसंट्रेशन, इसे हम कहेंगे क्रशिंग और पल्वराइजेशन। पहला स्टेप रहेगा क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। हर एक स्टेप के मीनिंग को समझना है और इस वीडियो लेक्चर के बाद आप अपने आप ही किसी की भी एक्सट्रैक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। जब जमीन में से बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में ओर या मिनरल को निकाला जाता है तो सबसे पहले उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उस प्रोसेस को क्रशिंग कहा जाता है और उन टुकड़ों को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और इसे पल्वराइजेशन कहते हैं। तो क्रशिंग और पल्वराइजेशन का मीनिंग हुआ ओर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन कहेंगे। हर एक्सट्रैक्शन का ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो हमें याद रखना है, इसे हम कई नाम से पहचानते हैं। इसे कंसंट्रेशन भी कहा जाता है, इसे बेनिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं और इस स्टेप को ब्यूटिफिकेशन के नाम से भी पहचाना जाता है। इसका मीनिंग है टू रिमूव द इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर। जमीन में से ओर को बाहर निकाला, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटी हैं, मिट्टी है, रेत है, सिलिका है, कई तरह की इंप्योरिटी है। उन इंप्योरिटी को बाहर निकालने को कंसंट्रेशन, बेनिफिकेशन या ब्यूटिफिकेशन के नाम से पहचाना जाएगा। कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए सबसे पहले इन स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रोसेस है जिसे हम ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन के नाम से पहचानते हैं। दो नाम याद रखेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग के नाम से इसको जाना जाता है। यह प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड ओर के लिए यूज किया जाता है। आखिर इस प्रोसेस में करते क्या है? इस प्रोसेस के अंदर हम एक कंटेनर में
ऑक्साइड ओर को कंसीडर करते हैं। सपोज ये कंटेनर है, इसमें हमने ऑक्साइड ओर को ले लिया, जिसके साथ कुछ इंप्योरिटी भी प्रेजेंट है। ऑक्साइड ओर हैवी होता है, हैवी होने की वजह से ऑक्साइड ओर सेटल डाउन होता है और इसमें से वाटर के स्ट्रीम को पास किया जाता है। एक तरफ से बहुत तेजी से यहां पर पानी को छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वाटर यहां से पास होता है, जितनी भी लाइटर इंप्योरिटी है वो वॉश आउट हो जाती हैं और यहां पर सेटल डाउन हो जाता है, जिसे बाद में सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑक्साइड ओर में से इंप्योरिटीज को वाटर की करंट की हेल्प से बाहर निकाल देना ग्रेविटी सेपरेशन या लेमिनेशन के नाम से पहचाना जाता है। सेकेंड मेथड है जिसे फ्रोथ फ्लोटेशन के नाम से पहचाना जाता है और ये प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्फाइड ओर यानी ZnS, PbS एटसेट्रा सल्फाइड ओर के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर क्या चीज है फ्रोथ फ्लोटेशन? फ्रोथ फ्लोटेशन में एक इस तरह का सेटअप किया जाता है। एक कंटेनर लिया जाता है जिसमें पार्टीशन होता है और इस कंटेनर में हम ओर को पाइन ऑयल के साथ या मिनरल ऑयल के साथ मिक्स करके डाल देते हैं। ओर को पाइन ऑयल के साथ मिक्स किया और यहां पर डाल दिया। इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि यहां पर एयर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक पाइप रख दिया जाता है। यहां से एयर पास की जाती है। जब एयर पास होती है तो एयर के पास होने की वजह से बबल फॉर्मेशन होता है, यहां पर फ्रॉथ बनना शुरू हो जाता है। यहां पर फ्रॉथ बनता है, झाग बनते हैं, जिस वजह से सल्फाइड और इन झाग के साथ अटैच हो जाता है, फ्रोथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। सल्फाइड और की एक खास प्रॉपर्टी है प्रेफरेंशियल वेटिंग विद द फ्रोथ। सल्फाइड और फ्रोथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हवा पास करने से जितना भी सल्फाइड और है वो फ्रोथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहां से फ्रोथ को हटा दिया जाता है और इस चैम्बर में इस फ्रोथ को कलेक्ट कर लिया जाता है, जहां फ्रोथ के साथ सल्फाइड और भी प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, फ्रोथ खत्म होता है, बबल्स खत्म होते हैं और सल्फाइड और यहां पर कलेक्ट होता है। तो इस तरह से हम सल्फाइड और को इस चैम्बर में इकट्ठा कर लेते हैं। सल्फाइड और सेपरेट हो जाता है, इंप्योरिटी सेपरेट होती है। कई बार हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि सपोज एक सल्फाइड और दो और का मिक्सचर है, जिंक सल्फाइड भी है, लेड सल्फाइड भी है, और हम चाहते हैं सिर्फ लेड सल्फाइड सेपरेट हो, जिंक सल्फाइड ना आ पाए। लेकिन क्योंकि दोनों के दोनों सल्फाइड और हैं, फ्रोथ बनेगा तो दोनों के दोनों फ्रोथ के साथ जाएंगे। अब हमें इनमें से किसी एक को फ्रोथ बनने से रोकना होगा, फ्रोथ के साथ जाने से रोकना होगा। ऐसा सब्सटेंस जो किसी एक सब्सटेंस के फ्रोथ बनने से रोकता है, उसे डेप्रेसेंट के नाम से पहचाना जाता है। एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेप्रेसेंट। डेप्रेसेंट का मीनिंग हुआ substance which does not allow froth to fall. For example, अगर मैं इस मिक्सचर में बाहर से NaCN डाल देता हूं, NaCN ZnS के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है। जैसे ही हम ZnS और NaCN को कंबाइन करेंगे, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा और कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ZnS फ्रोथ के साथ नहीं जा पाएगा। तो सब्सटेंस विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ ऑफ अदर सब्सटेंस, उसे डेप्रेसेंट कहा जाता है।
ये पर्टिकुलर केस आपको याद रखना है कि NaCN एक्ट एज डेप्रेसेंट फॉर जिंक सल्फाइड, ये याद रखेंगे। इस तरीके से ये था हमारे पास सेकंड मेथड, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। थर्ड मेथड है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के नाम से पहचाना जाता है, और ये मैग्नेटिक ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक ओर यानी आयरन के ओर, मैग्नीज के ओर एटसेट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। दो व्हील लिए जाते हैं जिनके ऊपर बेल्ट घूमती है। इनमें से एक व्हील मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक, एक मैग्नेटिक। यहां पर ओर जो कि मैग्नेटिक है, साथ में इंप्योरिटी जो कि नॉन मैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक, इंप्योरिटी, नॉन मैग्नेटिक। तो जैसे ही इंप्योरिटी इस बेल्ट पे घूमते हुए यहां तक आती है, यहां से इंप्योरिटी हटती है और इधर एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है। जितनी भी इंप्योरिटी होगी वो यहां पर इस तरह से इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक ओर इस मैग्नेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मैग्नेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जब मैग्नेट से सेपरेशन होगा तब जाके ये ओर यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। और इस तरह से मैग्नेटिक ओर एक तरफ, इंप्योरिटी एक तरफ, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहा जाता है। सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन वी सेपरेट मैग्नेटिक ओर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज। और याद रखेंगे आयरन के ओर्स के लिए और मैग्नीज के ओर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है इसमें हमारे पास लीचिंग। और लीचिंग पर्टिकुलरली ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का ओर, गोल्ड का ओर, सिल्वर का ओर, इनके लिए हम लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। लीचिंग में हम क्या करते हैं, ओर को किसी सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं जिसमें ओर डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ओर है और इस ओर में ये इंप्योरिटी यहां पे प्रेजेंट है। दिस इज ओर पार्टिकल एंड दिस इज इंप्योरिटी। हम इसे किसी सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं जिसमें इंप्योरिटी अनडिसॉल्व रहती हैं। ओर डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं होगी। इसे फिल्टर आउट कर लिया जाता है जिसकी वजह से इंप्योरिटी बाहर चली जाती हैं, ओर यहां पर डिसॉल्व रहता है। तो ओर को हमने डिसॉल्व स्टेट में लिया, इंप्योरिटी को बाहर निकाल दिया, और फिर इसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट डाल के दोबारा से ओर को प्रेसिपिटेट आउट कर दिया जाता है। तो ओर को डिसॉल्व करना, डिसॉल्व करके इंप्योरिटी बाहर निकालना, फिर कोई पर्टिकुलर केमिकल डाल के दोबारा से प्रेसिपिटेट आउट करना, इस फिनोमिना को लीचिंग कहते हैं। खास तौर पे बॉक्साइट यानी Al2O3 XH2O, इसमें Al2O3 के प्यूरिफिकेशन के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे से ये याद करना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास ओर है, साथ में कुछ इंप्योरिटी है। लेट सिलिका की इंप्योरिटी है। हम इस ओर को NaOH में डिसॉल्व करते हैं। जो भी ओर हमारे पास है हम इसे NaOH में डिसॉल्व करते हैं, जिस वजह से जितना भी ओर है ये NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। सपोज इसके साथ सिलिका की इंप्योरिटी है, हमें कुछ ऐसा करना है कि इंप्योरिटी अलग हो जाए। हमने NaOH में ओर को डाल दिया जिस वजह से ओर इसमें डिसॉल्व हो गया। फिर इसके अंदर जितना सिलिका होगा वो भी इस वजह से डिसॉल्व हो जाएगा। Na2SiO3, जितना भी सिलिका है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। ओर भी डिसॉल्व हो गया, सिलिका भी डिसॉल्व हो गया।
दोनों डिसॉल्व हो गए। फिर इस मीडियम में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ऑन पासिंग ऑफ CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम जो डिसॉल्व स्टेट में था वही यहां से बाहर आ पाएगा। एल्यूमिनियम जो डिसॉल्व स्टेट में था वो एल्यूमिनियम प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, Al2O3 XH2O की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। सिलिकॉन रिएक्ट नहीं करेगा, सिलिका डिसॉल्व रहेगा लेकिन एल्यूमिनियम प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इस एल्यूमिनियम को फिल्टर आउट करके हीट करके हम एल्यूमिना को सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह से बॉक्साइट में सिलिका इंप्योरिटी को बाहर निकाला जाता है। पहले इन दोनों को NaOH में डिसॉल्व किया, दोनों डिसॉल्व हो गए। फिर इस मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया, जिसकी वजह से सिर्फ एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स रिएक्ट किया, सिलिका ने रिएक्ट नहीं किया और एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट आउट हो गया। इस तरह से Al2O3 को सेपरेट करते हैं। फिर इस Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। इस Al2O3 को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, ये अपने आयंस में टूटता है। कैटायंस कैथोड पे जाते हैं, कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैथोड पे रिडक्शन होता है और इस रिडक्शन की वजह से कैथोड पे एल्यूमिनियम मिलेगा। एनोड पे एनायन जाएंगे, एनोड ग्रेफाइट का लिया जाता है। कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे फॉर्म करता है। इस तरह से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। पहले बॉक्साइट ओर को हमने प्यूरिफाई किया, फिर इलेक्ट्रोलिसिस की ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम कैथोड पे मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड एनोड पे। इस प्रोसेस को हेल-हेराल्ड प्रोसेस के नाम से भी पहचाना जाता है। हेल-हेराल्ड प्रोसेस इसे कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम की लीचिंग से कंसर्न कोई भी क्वेश्चन आए, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन से कंसर्न क्वेश्चन आए, हम इस तरह से इन चीजों को वहां पर बता सकते हैं। क्रशिंग, पल्वराइजेशन, कंसंट्रेशन को अभी तक हम समझ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जिंक सल्फाइड ओर दिया जाता है और इसकी एक्सट्रैक्शन बनाने को आपसे कहा जाता है। तो अगर आपके पास जिंक सल्फाइड है तो आप पहला स्टेप क्या रखेंगे? क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, ये आपका पहला स्टेप रहेगा। और दूसरा स्टेप आप लिखेंगे कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन। आप क्रशिंग के बारे में लिख सकते हैं कि बड़े ओर को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना और स्मॉल पार्टिकल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, पल्वराइजेशन। सेकेंड स्टेप बनेगा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन आप किस मेथड से करेंगे ये बिल्कुल क्लियर है। सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर के केस में फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, और फ्रोथ फ्लोटेशन की डिटेल आप यहां पर बता सकते हैं। और इस तरह से एक्सट्रैक्शन के 2 पॉइंट यहां तक तैयार हो जाएंगे। अब अगला स्टेप है जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। दिस इज ऑक्सीडेशन। नाउ रिमेंबर, ये कहा जाता है कि ऑक्साइड ओर में से मेटल का एक्सट्रैक्शन इजी होता है, तो हमें अब अपने ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है। ऑक्सीडेशन के लिए 2 प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक है कैल्सिनेशन और एक है रोस्टिंग। 2 प्रोसेस का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। दोनों का पर्पस है हमारे ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना। कैल्सिनेशन का मीनिंग है हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई
ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन हो ही ना, या ऑक्सीजन लिमिटेड हो। और रोस्टिंग का मतलब है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में किसी भी सब्सटेंस को हीट करना। हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई, हीटिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन उस सब्सटेंस का किया जाता है जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर आपके ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो आप उसका कैल्सिनेशन करवा सकते हैं। रोस्टिंग तो हर एक केस में किया जा सकता है, या रोस्टिंग वहां किया जाता है जहां ओर में ऑक्सीजन ना हो। तो दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखेंगे। लिमिटेड ऑफ O2 कैल्सिनेशन, एक्सेस ऑफ O2 रोस्टिंग। जिन ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है उनके लिए कैल्सिनेशन, और जिनमें ऑक्सीजन नहीं है उसके लिए रोस्टिंग। तो हम कहेंगे कि अगर हमें ZnS में ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन विल बी बाय द रोस्टिंग। इस मेथड से ऑक्सीडेशन किया जाएगा। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के दौरान क्या क्या प्रोसीजर होता है वो ध्यान रखना। इट रिमूव्स मॉइस्चर। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से जितना भी मॉइस्चर उसमें है वो सारा मॉइस्चर वहां से बाहर चला जाता है, वहां से रिमूव हो जाता है। तो दोनों ही प्रोसेस में पहला काम होगा मॉइस्चर का रिमूवल, दूसरा काम होगा सल्फर की इंप्योरिटी अगर होगी वो बाहर चली जाएगी, आर्सेनिक की इंप्योरिटी, फास्फोरस की इंप्योरिटी, ऐसी इंप्योरिटी ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। तो मॉइस्चर का रिमूव होना, ऑक्साइड्स की फॉर्म में इंप्योरिटी का रिमूव होना, और थर्ड है ओर का ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होना। जो भी ओर हमारे पास है उसका ऑक्साइड ओर बनाना। जैसे ZnS है तो ZnS जब हीट किया जाएगा ये ऑक्साइड ओर ZnO यहां पर फॉर्म करेगा। तो ऑक्सीडेशन में आप डिटरमाइन करेंगे कि कैल्सिनेशन या रोस्टिंग बाय सीइंग द ऑक्सीजन कंटेंट। अगर ऑक्सीजन है ओर में तो कैल्सिनेशन, अदरवाइज रोस्टिंग। और फिर ये तीनों के तीनों स्टेप यहां लिख देंगे कि ड्यूरिंग दिस मॉइस्चर इज रिमूव्ड, इंप्योरिटी इज रिमूव्ड, और ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बता सकते हैं। हमारा अगला स्टेप है, अब ये हमने देख लिया कि ऑक्साइड और बन गया। अब इसमें से ऑक्सीजन को हटाना है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो एक्सट्रैक्शन का अगला स्टेप हुआ रिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ओर। कई तरह के प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होते हैं। स्मेल्टिंग, हाइड्रोजन, एल्यूमिनोथर्माइट एटसेट्रा। हम जिस मेजर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो है स्मेल्टिंग। तो यहां हम स्मेल्टिंग के बारे में सीखेंगे कि आखिर स्मेल्टिंग किसे कहा जाता है। स्मेल्टिंग का मीनिंग है ऑक्साइड ओर को कार्बन की प्रेजेंस में हीट करना। जो भी ऑक्साइड ओर आपके पास बना है कार्बन की प्रेजेंस में हीट करना, जिसकी वजह से मेटल बाहर चला जाता है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव होता है। यानी अगर ये ऑक्साइड ओर है और हम यहां कहते हैं स्मेल्टिंग, कार्बन यानी कोक वगैरह के साथ हीट किया, जिसकी वजह से हमें मेटल मिलेगा और ऑक्साइड यहां से बाहर चला जाएगा, इसे रिडक्शन कहा गया। कई बार हमारे इस ऑक्साइड ओर में कुछ इंप्योरिटी रह जाती हैं और उन इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए यहां कुछ सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है जिन्हें फ्लक्स कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स, तो आप कहेंगे सब्सटेंस एडेड ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग फॉर रिमूवल ऑफ
इंप्योरिटीज। स्मेल्टिंग के दौरान इंप्योरिटीज को रिमूव करना। अगर इंप्योरिटी बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स डालते हैं, अगर इंप्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स। सो वी कैन से फ्लक्स दो तरह के, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक फ्लक्स का एग्जांपल सिलिका, बेसिक फ्लक्स कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम। तो एसिडिक फ्लक्स बेसिक इंप्योरिटी को हटाएगा और बेसिक फ्लक्स एसिडिक इंप्योरिटी को हटाएगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है स्लैग जो इंप्योरिटी को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से हम ऑक्साइड ओर की रिडक्शन कर सकते हैं। यहां पर दो क्वेश्चन लिख लेना है आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका लाइनिंग्स ड्यूरिंग कॉपर एक्सट्रैक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका लाइनिंग्स ड्यूरिंग कॉपर एक्सट्रैक्शन। सिलिका लाइनिंग का कॉपर एक्सट्रैक्शन के दौरान क्या रोल है? सो वी कैन अंडरस्टैंड सिलिका एसिडिक फ्लक्स है और ये बेसिक इंप्योरिटी को रिमूव करने का काम करता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइम ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइम ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। सो वी कैन अंडरस्टैंड लाइम बेसिक फ्लक्स की तरह एक्ट करता है और एसिडिक इंप्योरिटी को बाहर निकालने का काम करता है। तो इस तरीके से हम अपने इस प्रोसेस को ध्यान रखेंगे। हमें याद रखना है, पहला स्टेप क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। कंसंट्रेशन अपने आप डिसाइड करेंगे किस तरह से होगा। ऑक्सीडेशन में बताया, अगर आपके ओर में ऑक्सीजन है तो कैल्सिनेशन, ऑक्सीजन नहीं है तो रोस्टिंग। रिडक्शन स्मेल्टिंग के जरिए। स्मेल्टिंग में हम ऑक्साइड ओर को कार्बन के साथ हीट करते हैं। इस दौरान यहां पर फ्लक्स डालते हैं। फ्लक्स इंप्योरिटी को स्लैग की फॉर्म में बाहर निकालता है, इसे स्मेल्टिंग कहा जाता है। आपके होमवर्क के लिए एक छोटा सा मैं टॉपिक दे रहा हूं, व्हाट इज मेंट बाय एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। आपने इसकी डेफिनेशन को अपनी बुक्स के थ्रू लर्न करने की कोशिश करनी है। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस का मीनिंग क्या है? देखिए, बुक रीडिंग की आदत होनी चाहिए। आप बुक पढ़ेंगे, कुछ नई बातें देखने को मिलेंगी, सोचने को मिलेंगी। अगर आप 10 लाइनें पढ़ेंगे तो कम से कम 2-3 नई डेफिनेशन आपको जरूर लर्न होंगी, आपको जरूर याद होंगी। और मेरी भी इच्छा है कि आप कुछ ना कुछ बुक में से भी पढ़ें, बुक में से भी सीखें। तो आपके बुक में सीखने के लिए मैंने यहां क्वेश्चन छोड़ा है, व्हाट इज मेंट बाय एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ये हमें पहचानना है। एक्सट्रैक्शन का लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग। अभी तक हम कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मीनिंग है, यहां पर जो भी मेटल हमारे पास ऑब्टेन होता है उसे हाईएस्ट लेवल तक प्यूरिफाई करना। अगर कोई इंप्योरिटी अभी भी इसमें बची है उसे यहां से रिमूव करना। रिफाइनिंग के कई स्टेप हैं, जिसमें हम लिक्वेशन, पोलिंग, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग के बारे में जनरली बात करते हैं। यहां हम 2 मेजर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। पहला मेथड है जिसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के नाम से पहचाना जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर हम एक इस तरह से कंटेनर लिया जाता है और इस कंटेनर में एनोड और कैथोड को इंस्टॉल किया जाता है। एनोड, जैसा कि हम जानते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड टर्मिनल को एनोड कहा जाता है और इधर है हमारे पास कैथोड। नाउ यहां पर एक बात याद रखने की है, समझने की है कि जो भी मेटल इम्प्योर स्टेट में हमारे पास बचा है उस इम्प्योर मेटल का बनाएंगे हम एनोड। अगर कॉपर मिला है
तो इम्प्योर मेटल का बनेगा एनोड, और उसी की एक प्योर स्ट्रिप हम लेंगे और उसे बनाएंगे कैथोड। सपोज अगर आप कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो इम्प्योर मेटल जो ऑब्टेन हुआ एनोड बनेगा, और एक प्योर कॉपर की वायर को हम कैथोड बनाएंगे, और एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यहां पर कंसिडर किया जाएगा। नाउ सपोज मैं मान लेता हूं ये कॉपर है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो हमें ध्यान रखना है, हमें पता होना चाहिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यहां से कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में माइग्रेट करेगा। इम्प्योर सैंपल में से कॉपर ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में आएगा, केटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, और कैथोड पे हम जानते हैं रिडक्शन होता है, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इस तरह से यहां पर धीरे धीरे कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, प्योर मेटल डिपॉजिट होता जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी इम्प्योर मेटल मिला हो, एनोड बना के उसकी प्योर स्ट्रिप को कैथोड बना के हम इस प्रोसेस को करवाएंगे, और प्योर मेटल हमें कैथोड पे डिपॉजिट होके मिलता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा एनोड कंज्यूम होता जाएगा, और जो भी इंप्योरिटी होगी वो इंप्योरिटी एनोड मड की फॉर्म में यहां पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो एनोड मड क्या हो गया? इंप्योरिटी जो इस मेटल के साथ कनेक्ट थी वो एनोड मड की फॉर्म में यहां कनेक्ट हो जाएगी। ये था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द केस में इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा और इस प्रोसेस से ही रिफाइनिंग की जाएगी। दूसरा मेथड है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज का मीनिंग है कि एक इम्प्योर मेटल मिला, हम उसे किसी वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और उस वोलेटाइल कंपाउंड को कहीं और कलेक्ट करते हैं, इम्प्योरिटी पीछे रह जाती है, वोलेटाइल कंपाउंड को कहीं और कलेक्ट किया और फिर उसमें से मेटल को बाहर निकाल लिया जाता है। ये दो टाइप का है। पहला है मॉन्स प्रोसेस, एग्जाम में इनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, दिस इज मॉन्स प्रोसेस। जनरली निकल के लिए ये किया जाता है। सपोज हमें इम्प्योर निकल मिला, हम इसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट होने पर ये वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर बदल जाएगा। ये है हमारे पास इम्प्योर निकल, हमने इसे हीट किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो इम्प्योर निकल वोलेटाइल कंपाउंड में बदल गया, जिसे हमने कहीं और जाके कलेक्ट कर लिया। इम्प्योरिटी नहीं रह जाएगी, सिर्फ निकल वोलेटाइल होगा, और फिर जहां हमने इसको कलेक्ट किया है वहां और ज्यादा हीट करते हैं और इस तरह से हमें प्योर निकल यहां पर मिल जाएगा। तो वेपर फेज रिफाइनिंग, वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया, कहीं और कलेक्ट किया। दूसरा प्रोसेस है जिसे वेंडी अर्कल के नाम से पहचाना जाता है। मॉन्स प्रोसेस निकल के लिए, वेंडी अर्कल प्रोसेस जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिरकोनियम की बात करें, ये है इम्प्योर जिरकोनियम, हमने इसे आयोडीन के साथ हीट किया और ये वोलेटाइल कंपाउंड में बन गया, और उसी तरह से इम्प्योरिटी पीछे रह जाएगी, वोलेटाइल कंपाउंड में बदल जाएगा, और ज्यादा हीट करेंगे, जिरकोनियम अलग, आयोडीन अलग, इस तरह से ये प्योर जिरकोनियम हमें मिलेगा। तो ऐसे हम इन दो स्पेशलाइज्ड प्रोसेस से
इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में इन पे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, वेपर फेज रिफाइनिंग या मॉड्स प्रोसेस या वेन डी अर्कल प्रोसेस, इनको आपने इसी तरह से डिफाइन करना है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी एक्सट्रैक्शन दे दी जाए और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते कि क्या करना है, कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अगर आपसे कहा जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड दिया गया है और आपको इसमें से जिंक एक्सट्रैक्ट आउट करना है, तो कंप्लीट एक्सट्रैक्शन आप कुछ इस तरह से बताएंगे। एक्सट्रैक्शन का पहला स्टेप हर एक एक्सट्रैक्शन में सेम ही रहेगा, दैट इज क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, कि बड़े बड़े ओर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया। सेकेंड स्टेप कंसंट्रेशन, और अब आप खुद ही बता सकते हैं सल्फाइड ओर है, सो कंसंट्रेशन बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इस तरह से कंसंट्रेशन को किया जाएगा। एग्जामिनेशन में फ्रोथ फ्लोटेशन का डायग्राम भी बना के आएंगे, जैसा कि मैंने अभी आज बताया आपको, और इस तरह से यहां पर एक मैटर आपके पास अवेलेबल होगा। कंसंट्रेशन के बाद अगला स्टेप है ऑक्सीडेशन, और आप समझ सकते हैं इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन होगा रोस्टिंग से। आप यहां पर रोस्टिंग का मीनिंग लिख के आएंगे और रोस्टिंग की रिएक्शन हो जाएगी कि इसे हमने ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया। और जो मैंने बताया था कि रोस्टिंग के दौरान मॉइस्चर जाती है, इंप्योरिटी रिमूव होती है, वो भी यहां पर आप लिख के आएंगे। फोर्थ स्टेप हमारे पास स्मेल्टिंग है। स्मेल्टिंग के अंदर हम जानते हैं कार्बन के साथ हीट किया जाएगा, जिस वजह से हमारे पास मेटल फॉर्म हो जाएगा। और लास्ट स्टेप है हमारे पास रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग के अंदर आप लिक्वेशन, पोलिंग या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, कुछ भी यहां पर आप बता सकते हैं। आप लिक्वेशन का प्रोसेस बता सकते हैं, आप पोलिंग के बारे में यहां पर बता सकते हैं, या आप तीनों के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग समेत तीनों को यहां पर बता सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में बताने लायक एक्सट्रैक्शन हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो ऐसे हमें एक्सट्रैक्शन की इन बातों को अच्छे से बताना है, अच्छे से समझना है, और ये हमें आना चाहिए। अब इसी में एक लास्ट चीज हमारे पास आती है जिसे एलिंघम डायग्राम के नाम से पहचाना जाता है। एलिंघम डायग्राम। अब मैं यहां पर आपसे यही कहूंगा कि एग्जाम के लिए अगर इसको तैयार करना है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मार्टली इसको तैयार करें। एलिंघम डायग्राम एक्चुअल में एक ग्राफ है। ये एक ग्राफ है डेल्टा जीएफ यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जिसे एलिंघम डायग्राम कहा जाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द ग्राफ which represent change in free energy when 1 mole of oxide is formed। जब 1 मोल ऑक्साइड बनता है डिफरेंट टेम्परेचर पे, उस वक्त जो चेंज इन फ्री एनर्जी है उसे हम एलिंघम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। द ग्राफ which represent the change in free energy with temperature for 1 mole of oxide। For example, हम कहते हैं कि अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की रिएक्शन करके Al2O3 बनाता हूं, तो 1 मोल ऑफ Al2O3 फॉर्मेशन के लिए जो भी फ्री एनर्जी चेंज होता है उसे अगर प्लॉट कर दिया जाए तो एलिंघम डायग्राम उसे कहा जाता है। सपोज ऐसे ही हमारे पास कोई भी ऑक्साइड, जैसे सपोज ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, क्रोमियम फॉर्म Cr2O3, इस तरह से इस प्लॉट को हम एलिंघम डायग्राम के नाम से बताएंगे, इसको कहा जाएगा। इसके क्वेश्चंस को स्मार्टली याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे
तो एग्जाम के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। दैट इज अप टू 673 केल्विन डेल्टा जीएफ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेस देन कार्बन। जिंक के लिए डेल्टा जीएफ कार्बन मोनोऑक्साइड से कम होता है। एल्यूमिनियम के लिए ये वैल्यू क्रोमियम से कम होती है। और Cu2s, CO, Cu2O इन 4 पॉइंट्स को याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक बात अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो भी लोअर लेवल पे प्रेजेंट होता है वो अपने से अपर लेवल वाले को रिड्यूस कर सकता है। मेटल प्रेजेंट एट लोअर लेवल can reduce oxide present at upper level। जो भी लोअर लेवल पे होगा वो अपने से अपर लेवल वाले को रिड्यूस करेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछें, क्या एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जिसकी भी डेल्टा जीएफ कम होगी वो अपने से ज्यादा वाले को रिड्यूस कर सकता है। क्या क्रोमियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रोमियम की डेल्टा जीएफ Al2O3 से ज्यादा है, ये रिड्यूस नहीं कर सकता। तो याद रखेंगे, जो मेटल लोअर लेवल पे प्रेजेंट है जिसकी डेल्टा जीएफ लेस है वो अपने से हायर वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो अगर आपसे पूछें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है जिसकी डेल्टा जीएफ कम है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट अप टू 673 केल्विन। जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी डेल्टा जी ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक। क्या क्रोमियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है? नहीं, क्योंकि क्रोमियम की डेल्टा जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से हो सकती है, लेकिन कॉपर सल्फाइड की रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं हो सकती। कॉपर सल्फाइड कार्बन मोनोऑक्साइड की डेल्टा जी कॉपर सल्फाइड से ज्यादा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड Cu2O को बड़ी आसानी से रिड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन को हम बहुत कम समय में पूरी अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक एक बात को अच्छे से ध्यान रखना है। ऑक्साइड और सल्फाइड और रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग, फ्लक्स, स्लैग और लास्ट में एलिंगम डायग्राम को बहुत अच्छे से याद करना।